नमस्कार दोस्तों। अंबानी को अपना कर्ज चुकाने के लिए सरकारी बैंकों से 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज चाहिए। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है वो कहते हैं मैं हर स्थिति में सदन चलाने को तैयार हूं, चलवाने को तैयार हूं, चाहे आप मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगाएं। और सत्ता पक्ष आमादा है कि सदन नहीं चलना चाहिए। पहली बार लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। देश बदल रहा है तो भारत के संसदीय इतिहास में 72 साल में पहला ऐसा मौका आया है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा में सभापति हैं, उनके विरुद्ध विपक्ष को यह प्रस्ताव लाना पड़ा कि हमें सभापति उपराष्ट्रपति पर यकीन नहीं है, उन्हें हटाया जाए। भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि तमाम अध्यक्ष आए, तमाम उपराष्ट्रपति आए, किसी ने कोई पक्षपाती रवैया नहीं अपनाया। थोड़ी बहुत जो है झड़प हुआ करती है, कहासुनी भी होती है, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन वो वहीं तक होते हैं और उसके बाद लंच भी साथ बैठ के कर लेते हैं और शाम का टी ब्रेक भी। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने अच्छे फ्रेंडली होते थे, आज क्या ऐसी स्थिति हो गई, क्यों ये हालात हो गए, इस पर गौर करने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज इंडिया के तमाम दलों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमें क्यों मजबूर किया गया, क्या हालात बने कि हमें यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। हमें भारत के संविधान के उस अनुच्छेद का आज मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस कुर्सी पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हों, चाहे शंकर दयाल शर्मा साहब रहे हों, चाहे हिदायतुल्लाह साहब रहे हों, और चाहे आर वेंकट रमन साहब रहे हों, या और भी किसी की बात कर ले। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये हालात हुए हों। अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति भी होता है, वह कस्टोडियन होता है उस सदन का, और वो अपने हर सदस्य के सुख दुख हर चीज में हामी होता है। जब यह स्थिति होती है तो आखिर मोदी ने कौन सा भारत बना दिया है। नरेंद्र मोदी आरएसएस बीजेपी ने वह भारत बनाया है जो मेरा भारत बदल रहा है। कैसे बदल रहा है कि दुनिया में हमें गाली सुनने को मिल रही, हमारे पड़ोसी देशों के समक्ष हम एक दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में जाने जाते थे। हालात ये थे कि यदि नेपाल में कोई प्रधानमंत्री बनता था तो सबसे पहले सलामी देने भारत आता था। श्रीलंका में कोई बनता था तो भारत आता था। मालदीव में बनता था तो भारत आता था। भूटान में होता था, वहां तो राजशाही है, लेकिन वो भी आता था। और म्यांमार में बनता था तो वो भी आता था। यहां तक कि पाकिस्तान से भी हमारे यह रिश्ते थे कि वहां का भी प्रधानमंत्री हमारे पास मिलने आता था। लेकिन आज हालात बद से बदतर हो गए। आज वो चाइना जा रहा है। मालदीव में राष्ट्रपति बदला, वो चाइना गया। श्रीलंका चाइना गया, नेपाल चाइना गया, और भूटान के भी चाइना से अच्छे रिश्ते हो गए। म्यांमार में स्थिति ये हुई कि चाइना के हिसाब से जो है वहां पर विद्रोह हुआ और वो हो रहा है। बांग्लादेश तो हमारा अपना चिंटू कहलाता था, और स्थिति ये है आज वो बांग्लादेश हमारे विदेश सचिव से कहता है हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने की हिम्मत मत दिखाइएगा। अब आप सोचिए, और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक फूटी आवाज नहीं निकल पा रही है कि बांग्लादेश में यह क्या हो रहा है
और हम इस पर कैसे करें, पूरे देश में इसको लेकर के और देश के बाहर, अमेरिका हो, यूरोप हो या और तमाम कंट्रीज में विरोध हो रहा है कि बांग्लादेश में कैसे अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। इसकी आवाज ब्रिटेन की संसद में उठ रही है, इसकी आवाज अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने उठ रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। वो सब कुछ बोलते हैं इसको छोड़ के। तो अब आज सोचिए कि भारत की स्थिति क्या हो गई है, क्योंकि मेरा भारत बदल रहा है। मेरा भारत बदल रहा है, उसी का नतीजा है कि आज भ्रष्टाचारियों को, पूंजीवादियों को संरक्षण देने के लिए, उनको किस तरीके से इस देश की सारी संपत्तियां सौंप देने के लिए वो सारे काम हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको उदाहरण कि जो आधा दर्जन बैंकों से अंबानी ने बात की, उसे कर्ज चुकाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की जरूरत है और इसके लिए मुकेश अंबानी की जो है कंपनी वो लोन मांग रही, यानी कर्ज को चुकाने के लिए दूसरों से कर्ज। सोचिए कौन सा भारत बनाया है आपने। यह भारत बनाया है कि लगातार आप मदद कर रहे हैं उनकी। भारत में यूबीएस की रिपोर्ट बता रही है कि भारत में 1 साल के भीतर अरबपतियों की संपत्ति में 42% की वृद्धि हुई है, सिर्फ 1 साल। लेकिन मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की यदि बात करें तो जो भारत का सबसे बड़ा वर्ग है, उसकी आमदनी घटी और इतनी घटी है कि भारत के इतिहास में सबसे कम बचत जो है हो पा रही है मिडिल क्लास की, जो उसकी पूंजी बनती थी। लोअर क्लास 5 किलो मुफ्त के अनाज पर जीने को मजबूर है और ऐसी आबादी 81 करोड़। यानी यदि 140 करोड़ की बात करें तो 1% लोगों के पास इस देश का सब कुछ है और चंद पूंजीपतियों के पास जो 100 के अंदर है, उन पूंजीपतियों की आमदनी रोज बर रोज बढ़ रही है और गौतम अडानी की आमदनी तो 1800 करोड़ रुपया रोज बढ़ रही है, रोज। अब आप सोच लीजिए, लोगों की इस तरीके से बढ़ रही है, आपकी क्या हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। भारत सरकार इतने टैक्स ले रही है, हर तरह के टैक्स टेरर में आपको डाल दिया है, बावजूद इसके भारत सरकार इतनी बड़ी कर्जदार हो जाएगी जितना कभी सोचा नहीं गया था। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब से लेकर 2014 तक भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, करीब 55 लाख करोड़ का। और आज भारत पर 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। यानी नरेंद्र मोदी ने कहां पहुंचा दिया। जो आपसे टैक्स ले रहे हैं, बार बार सरकार के प्रवक्ता इस बात का बखान करते हैं कि हमने इतना जीएसटी वसूल लिया, हमने इतनी इनकम टैक्स वसूल लिए, यानी हमारी जेबों से तो पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन वो पैसा फिर जा कहां रहा है यदि इतनी बड़ी रकम आ रही है? क्योंकि आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो या दूसरे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो या दूसरे और संस्थान हो, वो कोई भी तो नहीं ये बना रहे। जो उन्होंने बनाए थे वो है, या जिनकी शुरुआत वो करके गए थे वो है। क्या नया बनाया है? आप इस चीज को देखिए, न विश्वविद्यालय बन रहे हैं, न डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं। निजी क्षेत्रों में ही जो कुछ काम हो रहा है वो हो रहा है, सरकारी क्षेत्र में तो नहीं हो रहा है। जितने सरकारी उपक्रम थे उन्हें भी बेचा जा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार अब तक 5 दर्जन सरकारी कंपनियों को बेच चुकी और तमाम जगह बेचने का क्रम चल रहा है। बिजली जहां प्रॉफिट में थी, चंडीगढ़ जैसी जगह में जहां बिजली प्रॉफिट में थी,
वहां भी वो बेच दी जाती है। और इस तरीके से काम होता है। जो सरकार के खजाने में हर साल करीब 200 करोड़ रुपया डाल रही थी, वो बेच दी जाती है। कल्पना करिए कि किस स्थिति में आप लेके जा रहे हैं। और फिर उसके पहले प्रॉफिट को कम किया जाता है और फिर बेचा जाता है। इस तरह का चल रहा है। तो ये सब मॉडल क्या है? पोर्ट, एयरपोर्ट और दूसरी सारी चीजें अडानी को सौंप दी जाती हैं। जितनी इंटरनेशनल महत्व की चीजें होती हैं, अडानी को सौंप दी जाती हैं। दुनिया में सबसे बड़े सीमेंट के आज उत्पादक अडानी हो गए। कहां से हो गए? क्योंकि उन्होंने तमाम तरह के सरकारी दबाव का इस्तेमाल करके तमाम सीमेंट कंपनियों पर कब्जा कर लिया। इसी तरीके से बिजली में, चाहे सरकार की अमरकंटक बिजली परियोजना हो या कहीं और की बिजली परियोजना, सब पर धीरे धीरे अडानी ने कब्जा कर लिया। और आप याद करिए 2022 में जब गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, इन्वेस्टमेंट समिट में वायदा करके आए थे गौतम अडानी कि हम 65,000 करोड़ रुपया का इस राज्य में निवेश करेंगे। आज तक तो निवेश हुआ नहीं, लेकिन 2 दिन पहले हुए समिट में वो फिर वायदा करते हैं कि हम 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अडानी की खुद की आमदनी 1 लाख करोड़ रुपए और वो इतना करेंगे। अब आप सोचिए कि जो उनकी अपनी बचत है वो 1 लाख करोड़ रुपए की है और वो कैसे करेंगे 1 साल में इतना? अब यह सोचना होगा। बहरहाल इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के लगातार सदन में चर्चा कराने की बात हो रही है कि किस तरीके से गौतम अडानी के लिए इस देश को आग लगा दी गई। बांग्लादेश के आगे भारत झुक गया, नेपाल के आगे झुक गया भारत, झुक गया श्रीलंका के आगे भारत, झुक गया पाकिस्तान के आगे भारत, झुक गया चाइना के आगे। क्यों? क्योंकि गौतम अडानी के इंटरेस्ट, और गौतम अडानी के इंटरेस्ट के लिए चाइना को 5,500 वर्ग किलोमीटर भूमि, यदि राउंड फिगर में कहें तो 6,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चाइना को सौंप दी भारत सरकार ने प्लेट में सजा के। फिर क्या कहेंगे? तो नरेंद्र मोदी सरकार में यही होता है। और जब यह होता है तो इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा कराना चाहते हैं, विस्तार से कराना चाहते हैं कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, आप आके बता दीजिए। सेबी के साथ उनके क्या गठजोड़ है वो आके बता दीजिए। आप बता दीजिए जो सेल कंपनीज है, जो गौतम अडानी का पार्टनर है, जो उसमें वो चाइनीज है, उससे क्या रिश्ते हैं, यह बता दीजिए कि सऊदी अरेबिया से क्या क्या खेल हो रहा है। लेकिन यही खुलेगा तो जाने क्या क्या खुल जाएगा, इसलिए उस पर चर्चा नहीं। तो आरोप किसके लगाए जाते हैं कि जॉर्ज सोरोस, ये तो कांग्रेस ने तो कह दिया और सबूत भी दे दिए कि जॉर्ज सोरोस को जो फंडिंग की जाती है उस फंडिंग में सबसे बड़ा फंडर नरेंद्र मोदी की जो है भाजपा सरकार है। वो दुनिया के 4 जो सबसे बड़े उसको दान देने वाले हैं उनमें भारत शामिल है। और उसके बाद उसका जो इंडिया में पूरा धंधा चलाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी लोग हैं। तो फिर आप बताइए ना, तो आप उस पर भी चर्चा कराइए, उस पर भी कराइए, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे भी डर लगता है। उधर मणिपुर को आग लगा दी, पिछले 1.5 साल से जल रहा है, वहां लड़कियों से रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। बावजूद इसके उस पर कोई सख्त कदम उठाने के ढुलमुल रवैया है। उस पर सदन में चर्चा करने की बात होगी तो उस पर भी चर्चा नहीं होने दी जाएगी। हालात यह कर दिए गए हैं कि वहां पर बच्चे स्कूल जाने की बजाय बंदूक उठा रहे हैं। 60,000 से अधिक परिवार शरणार्थी गृहों में पड़े और वो मजबूरी में लड़ने को तैयार। हालात ये हैं कि उस पूरे राज्य को
आग लगा के छोड़ दिया गया है और वहां का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इस पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जब सदन में सवाल करते हैं तो भाजपा को मिर्च लग जाती है, जवाब कुछ होता नहीं है। यदि इतने ही मजबूत और सशक्त है नरेंद्र मोदी, तो 1.5 साल से अधिक हो चुका मणिपुर शांत क्यों नहीं हुआ? क्यों कश्मीर में आतंकी हमले खत्म नहीं हुए, जबकि कश्मीर को यूटी बना के वहां की पुलिस, वहां की सुरक्षा और सब कुछ नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में रखा हुआ है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली में लगातार जो है टारगेट किलिंग हो रही है और जिस तरीके से सुपारी किलिंग हो रही है और लॉरेंस बिश्नोई समेत तमाम गिरोह वहां सक्रिय हैं और ड्रग्स का पूरा रैकेट चल रहा है, तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? इन सारे सवालों पर जब बात कर दी जाती है तो परेशानी हो जाती है, तो सदन नहीं चलने देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें गाली दीजिए, हम पर कोई भी आरोप लगाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन सदन चलना चाहिए। सदन चलाने की हालांकि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो सत्तारूढ़ भाजपा की है, मोदी की है, लेकिन फिर भी हम चलाना चाहते हैं क्योंकि जनता के सवाल उठने चाहिए। हम पर आरोप लगाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन सदन चलना चाहिए। लेकिन सरकार है कि सदन नहीं चलने देना चाहती है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो इससे आप समझिए कि यह सरकार लोकतंत्र नहीं चाहती है। शायद यही वजह है कि जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है, नोटिस सर्व हो चुका है, इसके बावजूद वो संविधान के विपरीत उस कुर्सी पर बैठे हुए और खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं। क्योंकि आरएसएस का तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक जमाने में कांग्रेस में रहे, तो अब अपने आप को एकलव्य बता देते हैं कि एकलव्य का जैसे अंगूठा काट लिया गया था वैसे ही हमने कटवा दिया है, हम अब साहेब के साथ। तो एक गुलामी वाला उपराष्ट्रपति देखने को मिल रहा है, जो राष्ट्रपति के बाद सेकेंड रैंक पे होता है, प्रधानमंत्री उससे जूनियर होता है। बावजूद इसके वो प्रधानमंत्री के आगे पीछे इस तरह से घूमता है जैसे वो उनका नौकर। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा भारत बदल रहा है। जय